क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटीज़, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एक लंग्स का पेयर और जो गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ये सब इंक्लूड होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, जो एयर होती है वो हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल कैविटीज़ में आती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी के अंदर तो बेसिकली होता क्या है, जो एयर है वो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल कैविटी में आते हैं। जो एक्चुअली में नेज़ल कैविटी है वो हमारी ओरल कैविटी से, बोनी पैलेट से अलग होती है, और जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में एक नेज़ल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो नेज़ल कैविटी को सेपरेट करके रखता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये नेज़ल कैविटी है उसके अंदर सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ग्लैंड सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आने वाली एयर है, जो बाहर से एयर आ रही है, उसको वार्म करते हैं, उसमें मॉइस्चर ऐड करता है और उसको डस्ट फ्री बनाता है। इन सब चीज़ों के अलावा जो ये हमारी नेज़ल कैविटी होती है, यहाँ पे हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये नेज़ल चैम्बर जो है ये ओपन होता है फेरिंक्स में इंटरनल नेरीज के थ्रू। जो फेरिंक्स होता है वो शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब होता है जो कि हमारी बक्कल कैविटी के बैक साइड पे लोकेटेड होता है। ये एक्चुअली में पैसेज है यहाँ पे इंटरनल नेस्ट्रिल, यहाँ पे इंटरनल नेज, तो बेसिकली ये पैसेज है यहाँ पे इंटरनल नेरीज के थ्रू। जो एयर आएगी वो बक्कल कैविटी से होते हुए सीधा हमारी ट्रैकिया में चली जाएगी। जो फेरिंक्स होता है वो एक्चुअली में एयर को पास करवाता है ट्रैकिया या फिर विंड पाइप के थ्रू, स्लिट लाइक अपर्चर के थ्रू, जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं। अब जो ये ग्लॉटिस है ये एक लीफ लाइफ, अब जो ये ग्लॉटिस है ये एक लीफ लाइक कार्टिलेजनस फ्लैप है। एक्चुअली में ये क्लोज रहता है जब हम खाना खाते हैं, और जब भी हम बोलते हैं तो ये ओपन रहता है। तो एक्चुअली में ये हमारी जो विंड पाइप होती है उसके अंदर फूड को जाने से रोकता है। जो ट्रैकिया या फिर जो हमारी विंड पाइप है ये थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे नेक से नीचे की तरफ को जाएगा, और जैसे ही ये हमारी चेस्ट में पहुंचता है ये दो फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। एक राइट लंग में एंटर कर जाएगी, दूसरी लेफ्ट लंग में एंटर कर जाती है। जो ट्रैकिया होती है इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर ब्रीदिंग के टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लंग्स जो होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। सबके पास एक पेयर होता है लंग का। जो लंग होता है वो हमारी थोरेसिस कैविटी के अंदर होता है। जो थोरेसिस कैविटी होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होती है। एक मस्कुलर पोर्शन होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसके थ्रू। जो बेसिकली हमारा लंग होता है वो एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है, उसको प्लूरा बोलते हैं। बेसिकली प्लूरा का काम क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये ब्रीदिंग के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको रिड्यूस करता है। तो बेसिकली लंग्स के अंदर जो मैंने बताया था ट्रैकिया से ब्रोंकाई एंटर कर गई थी। ये ब्रोंकाई जो होती हैं वो फर्दर छोटी छोटी ब्रोंकाई जिनको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। फिर ये ब्रोंकियोल जो होती हैं ये एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होती हैं, और ये फिर एल्वियोलर सैक में एंटर कर जाती हैं। जो एल्वियोलर सैक है उसको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है, स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अराउंड नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिनके अंदर सारी की सारी जो गैस है वो डिफ्यूज़ होनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पाथवे है एयर का लंग्स के अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो एक्सटर्नल नेरीज के थ्रू एयर जो होगी वो नेज़ल कैविटी में आएगी। जो नेज़ल कैविटी होगी वहाँ से एयर जो होगी वो इंटरनल नेरीज में आएगी, वहाँ से फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिक्स के बाद जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, वहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजनस रिंग्स थी। फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकाई में, एक राइट लंग में एंटर कर जाएगी, एक लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगी। उसके बाद ये ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट होती है जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जो ब्रोंकियोल्स होती हैं वो एल्वियोलर डक्ट में कन्वर्ट होती हैं, और एल्वियोलर डक्ट जो होती हैं वो एल्वियोलाई में एंड होते हैं। जो एल्वियोलाई है वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज़ होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती है, कैसे हम एयर को लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और कैसे एयर जो है वो लंग्स के बाहर आती है। तो अगर मैं ब्रीद इन की बात करूँ यानी कि इनहेलेशन की बात करूँ, तो बेसिकली होता क्या है, हमारे रिब केज के बीच में जो मसल प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिब केज ऊपर की तरफ को बाहर आ जाता है। हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ को चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट के अंदर की जो स्पेस है
वो इंक्रीज़ कर जाता है और बाहर से हवा जो है वो सक्ड इन हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर और हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। वहीं पर अगर मैं ब्रीदिंग आउट की बात करूं तो ब्रीद आउट के टाइम पे बेसिकली होता क्या है, जो हमारी चेस्ट है उसकी जो मसल है वो रिलैक्स करती हैं, वो डाउनवर्ड और इनवर्ड चली जाती है। जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स करके अपवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाएगा और हमारी चेस्ट कैविटी कम होने की वजह से जो उसके अंदर एयर होती है वो पुश्ड आउट हो जाती है और बाहर चली जाती है हमारी बॉडी से। तो ये हमारे पास फिजिकल ब्रीदिंग थी। इसके बाद जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आई है वो कैसे एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन रिच एयर होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है। जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, उसके अंदर CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बेसिकली होगा क्या, ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन है CO2 की, इसलिए वो एल्वियोलर एयर से एक्सचेंज हो जाएगा। जो CO2 है वो एल्वियोलाई में चला जाएगा और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो गैसेस एक्सचेंज है इसकी वजह से ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड से, और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी पल्मनरी वेन से हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड को जाएगा और वहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अगर मैं ब्लड और टिश्यू की बात करूँ, ये वो ब्लड है जो लंग्स से आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। जो हमारे टिश्यू हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर CO2 ज़्यादा होता है। तो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन जो होगा वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा और हमारे टिश्यू से जो CO2 होगी वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो बेसिकली ये जो प्रेशर डिफरेंस है गैसेस के बीच में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जिसके थ्रू हमारी सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये ह्यूमन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, कैसे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। अभी हम कुछ एक और एनिमल में पढ़ते हैं, उनमें रेस्पिरेशन के क्या क्या तरीके हैं। जैसे फिशेस के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनको हम लोग गिल्स बोलते हैं। एक्चुअली में फिश क्या करती है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है इन गिल्स के थ्रू, वो माउथ से वाटर को अंदर लेकर जाती है और उसको गिल्स के थ्रू पास करती है। इससे क्या होता है, जो गिल्स होते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देंगे ब्लड में और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वाटर में आ जाएगी। वैसे ही हमारे पास जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, जैसे ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनकी बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं जिनको स्पायरेकल्स बोलते हैं। ये स्पायरेकल जो होते हैं वो एयर ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्ट जो होती है ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है इनके ब्लड के अंदर। इनके अलावा अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, वो भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट की वो एनिमल से डिफरेंट होती है, बिकॉज जो सारे के सारे पार्ट हैं प्लांट के वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन कर सकते हैं। वहीं पर एनिमल में एक सिंगल यूनिट होती है लंग्स, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती है। जो हमारे पास प्लांट रेस्पिरेशन है उसके अंदर गैसेस को ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर पार्ट अपने अपनी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर रहा है। वहीं पर एनिमल के केस में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से डिफ्यूज़ हो रही है और उसको पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक करनी पड़ती है। प्लांट रेस्पिरेशन की बात करूँ वो स्लो रेट पे होती है, वहीं पर एनिमल रेस्पिरेशन जो होती है वो फास्टर रेट पे होती है, क्योंकि हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है और जो रेस्पिरेशन होती है मोर एफिशिएंटली होती है। तो अगर मैं प्लांट में डिफ्यूजन की बात करूँ गैसेस की, तो हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा होता है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से डिफ्यूज़न करती है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एक्वायर करती है। तो ये कुछ एक तरीके थे जिससे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है, कुछ एक दूसरे एनिमल में रेस्पिरेशन होती है। अब हम रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे एडवांटेज मिलती है रेस्पिरेशन में।
तो बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो अपनी ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर से एक्वायर करते हैं, वहीं पर जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनको वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज करना होता है। तो जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनमें तरह तरह की अडेप्टेशन होती हैं इसके लिए, और वहीं पर टेरेस्ट्रियल एनिमल को ज़्यादा अडेप्टेशन नहीं करनी पड़ती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये 3 पाथवे हमने किए थे कि अगर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की बात करो तो साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस है वो तो सब में होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है जैसे कि ईस्ट के केस में होता है तो हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। अगर मैं ऑक्सीजन के कंप्लीट एब्सेंस की बात करूं तो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। वहीं पर अगर मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी मसल के अंदर होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में डिफ्यूज होके हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। इसके बाद जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारा हार्ट पूरे बॉडी को पंप कर देगा। अब जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ के पास जाएगा तो वो ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा, और टिश्यू में जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो हमारे ब्लड में आ जाएगी। लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत कम एफिनिटी शो करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं ज्वाइन करता। तो जो CO2 होती है वो मेनली जो ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में आती है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हाउ लंग्स आर डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेसिकली होता क्या है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है। तो जो एल्वियोलाई है वो साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। तो बेसिकली इनहेलेशन के दौरान जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आई है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोलाई में जाती है। हर लंग के पास अराउंड 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इतने सारे एल्वियोलाई हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पाती है। तो इसके साथ ये लाइफ प्रोसेसेस का जो पार्ट था रेस्पिरेशन का वो ओवर होता है। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे।